तो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप जंग के दौरान काफी ज्यादा डिप्रेस भी हुए होंगे और काफी ज्यादा आपको टेंशन भी हुई होगी। लेकिन जो हॉस्टल में लड़के रह रहे थे भाई, उनके तो सिर्फ तीन ही काम थे: खाना, हिलाना और सोना। हिलाना यानी विंडो को हिला हिला कर देखते थे कि भाई कहीं हम पर जेट तो नहीं गिर गया, या अगर एक जहाज भी जा रहा है तो उसकी भी वीडियो बनाकर ग्रुप में सेंड कर रहे हैं। अबे क्या जहाज पहले उड़ते हुए नहीं देखा तुम लोगों ने? या जहाज से तुम्हारे लिए अनुष्का थोड़ी फेंक देंगे वो? क्या हाल है यार। तो आपने देखा होगा कि जंग के लिए हमारी फौज ही काफी, उसने कितना अच्छा जवाब दिया। तो हमें जिस चीज की टेंशन लेनी चाहिए कि उसकी टेंशन लो और पढ़ाई करो चुपचाप। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। आपने इससे पहले मेरे लेक्चर देखे होंगे चैप्टर 2 के ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स के, लेकिन अब वो किसी काम के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो फाइनल में आ ही नहीं रही। यही तो हमारी सोच होती है। तो आओ वो चीज स्टडी करते हैं जो फाइनल में आने भी वाली है और बेतहाशा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 5 के ऊपर वीडियो, मास एंड वॉल्यूम फ्लो रेट। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। इसके अंदर बोला क्या जा रहा है, इसके जो पहले कॉन्सेप्ट है ओपन सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। ओपन सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को यहाँ फेंक देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अच्छा, ओपन सिस्टम क्या होता है भाई? फॉर विच देयर इज मास एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, जिसको हम कंप्रेसर, टरबाइन और नोजल बोलते हैं। मतलब ओपन सिस्टम के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं हमारे पास: एक कंप्रेसर, टरबाइन और नोजल। जिसके अंदर ओपन सिस्टम होता क्या है? ओपन सिस्टम को आप कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं, जिसके अंदर मास और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है। उसके अलावा सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। और नोजल के अंदर क्या होता है कि जो इनलेट पर वेलोसिटी होती है, लेट सपोज जो इनलेट पर वेलोसिटी है वो आपके पास हमेशा जो है ना वो कम होगी, और जो नोजल की आउटलेट पर वेलोसिटी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, यानी V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा वो मैं आगे बताऊंगा। और डिफ्यूजर में ये होगा कि V1 कम होगा और V2 ज्यादा होगा, यानी डिफ्यूजर के इनलेट पर वेलोसिटी जो है वो कम हो, वेलोसिटी ज्यादा होगी सॉरी, और डिफ्यूजर के जो आउटलेट होगा वो वेलोसिटी कम हो जाएगी। और प्रेशर जो है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी नोजल के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और डिफ्यूजर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो भाई नोजल का भी बड़ा काम है, ठीक है इंडिया वालों। मेरे पास भी एक ऐसी नोजल है, अगर वो छोड़ दी ना तो इतनी प्रेशर है उसके अंदर कि तुम्हारा पूरा मुल्क डूब जाएगा। तो आओ जल्दी से इसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं कि आगे ये क्या क्या बोल रहा है। चलिए यहाँ से। अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है भाई? कंजर्वेशन ऑफ मास हमें समझने की जरूरत है। कंजर्वेशन ऑफ मास उसको बोलते हैं मास लाइक एनर्जी इज अ कंजर्व प्रॉपर्टी। कंजर्व प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? यानी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। मतलब यानी सेम कांस्टेंट रहेगी, एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ प्रोसेस। ये तो आप 12 साल से पढ़ते आ रहे हो भाई कि कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो आओ नई चीजें पढ़ते हैं जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो क्लोज सिस्टम, द मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेस। देखो, क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। लेट सपोज कि जो इंसान है वो ओपन सिस्टम की एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा होता है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा होता है। यानी हमारा जो है वो मास भी ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, वेट कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। और गलत काम करो तो कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है, जैसे मेरा हो गया। अच्छा, तो कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? मास कैन क्रॉस द बाउंड्रीज एंड सो वी मस्ट कीप ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ मास एंटरिंग एंड लीविंग द वॉल्यूम। अब ये बोल रहा है कि मास जो है वो बाउंड्रीज को क्या कर सकता है बच्चों? क्रॉस कर सकता है। एंड सो वी मस्ट कीप ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ मास, और हम जो है वो अमाउंट ऑफ मास को हम देख सकते हैं कि कितना एंटर हो रहा है और कितना लीव कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। अब अपने आप को यहाँ फेंक देता हूँ क्योंकि यहाँ में अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, अब देखें आप, यहाँ पर 2 kg का H2 है और 16 kg का O2 है। अगर H2O बना तो दोनों का मास भी क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया, ठीक है। तो मास इज कंजर्व इवन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी मास हमेशा कंजर्व रहेगा। मतलब 16 और 2 18 यहाँ पर थे एरो के रिएक्टेंट की तरफ, तो प्रोडक्ट में भी 18 kg ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 17 kg आ गया, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब तुम प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना रहे जो बाहर है वॉशरूम के अंदर। अच्छा, अब मास इज कंजर्व्ड, मास एनर्जी ई कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू इक्वल टू MC स्क्वायर। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई इक्वेशन, ठीक है। अपनी प्यारी प्यारी टीचरों से तुमने ये पढ़ी थी कि इक्वल टू MC स्क्वायर एनर्जी बैलेंस, एनर्जी जो है वो कन्वर्जन इक्वेशन होती है ये। सी क्या होता है? यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट होती है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। ये इतना काम का नहीं है, जो चीजें काम की हैं हम उसी पर टाइम लगाएंगे। मैं अपने आप को यहाँ फेंक देता हूँ, ठीक है। मास एंड वॉल्यूम फ्लो रेट। अब असल चीज आ रही है भाई जो तुम्हारे न्यूमेरिकल के अंदर काम आती है। M.V. पढ़े होंगे ना आज तक, पता नहीं है कि ये नुक्ता क्यों लग जाता है ऊपर, तो आज मैं बताता हूँ।
मास फ्लो रेट, अमाउंट ऑफ मास फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट की बात हो रही है तो मास फ्लो रेट का क्या मतलब है कि मास की अमाउंट जो पास हो रही है, किससे पास हो रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रही है, पर यूनिट टाइम, कितने टाइम के अंदर, ठीक है, कितने टाइम के अंदर, उसको हम मास फ्लो रेट बोलते हैं। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अमाउंट ऑफ मास, मास की अमाउंट जो कि टाइम से डिवाइड होकर, पर टाइम, एक सेकंड या एक मिनट में कितना मास ट्रांसफर हो रहा है एक एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मास फ्लो रेट बोलते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, फ्लूइड फ्लोज इनटू और आउट ऑफ सीवी थ्रू पाइप्स और डक्ट्स। और जो फ्लूइड होता है वो हमेशा किस तरह फ्लो करता है, इनटू और आउट ऑफ सीवी, मतलब पाइप्स और डक्ट्स के जो है वो थ्रू कर रहा होता है, पाइप्स और डक्ट्स के थ्रू जो है वो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है भाई, इफ फ्लूइड एंटरिंग और एग्जिटिंग अ कंट्रोल वॉल्यूम adheres to the following idealization। अब हम कुछ आइडियलाइजेशंस करते हैं जब हमारे पास फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है एक कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। क्या क्या करते हैं आइडियलाइजेशन, फ्लो इज नॉर्मल नॉट फ्लो इज नॉर्मल टू द बाउंड्री एट द एंड, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सीवी, ठीक है। कंट्रोल सीवी जो है ना, सीवी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, तो फ्लो जो है वो नॉर्मल रहेगा बाउंड्री के अंदर, मतलब एक बाउंड्री हमने ड्रॉ कर दी उसको हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं, और उसके अंदर क्या रहेगा, एंट्री और एग्जिट के ऊपर फ्लो नॉर्मल रहेगा। उसका दूसरा पॉइंट क्या है, वी एंड रॉ आर यूनिफॉर्म ओवर ईच इनलेट एंड एग्जिट। वॉल्यूम और डेंसिटी, देखो डेंसिटी तो हमेशा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, तो आपको पता ही होगा। वॉल्यूम भी साथ साथ कांस्टेंट हो जाएगा ईच इनलेट और एग्जिट के ऊपर। लेट सपोज अपने आप को मैं जरा यहाँ फेंकूं तो आप ये देखें, ये वाली डायग्राम यहाँ पर देखें, ये इमेजिनरी हमने एक बाउंड्री बना दी, ये देखें ये हमारे पास बाउंड्री आ गई ये वाली, और इसके अंदर अब यहाँ से, अब यहाँ पे जो भी हमारी वी होगा ना, वॉल्यूम और रॉ जो भी एंटर कर रहा है वो थ्रू आउट द सिस्टम क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। सो कंट्रोल वॉल्यूम की बस यही चीज थी समझाने वाली। आप इसको देख सकते हैं कि इसका मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट जो है ना वो एक्सप्रेस किस तरह हो रहा होता है, रॉ एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी। इसके तीन और भी फॉर्मूले, वो भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, किसका रेसिप्रोकल होता है, रॉ इक्वल टू वन ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ठीक है। रॉ इक्वल टू वन ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, तो मैं अगर रॉ की जगह वन ओवर वी पुट करूंगा तो मेरे पास मास फ्लो रेट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा जो कि होगा एरिया इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ से मैं रॉ को हटाकर डिवाइड में स्पेसिफिक वॉल्यूम रख दूंगा। जब आपको जो क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी नहीं गिवन होगी तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, जैसा कि अभी क्विज के अंदर भी आया था, तो उसके अंदर यही फॉर्मूला लगना था जिसके अंदर आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम सुपर हीटेड में रेफ्रिजरेंट के जाकर निकालना था, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों ने फंड मारे थे। अच्छा, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका जो यूनिट होता है, यूनिट यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर सेकंड हो जाएगा। और आप फॉर्मूला जो है ना यूनिट से भी निकाल सकते हो। यूनिट से किस तरह निकाल सकते हो, देखो रॉ का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या होगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, मीटर से मीटर और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब बन गया, ठीक है, मीटर और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब बन गया। और मीटर क्यूब पर केजी, केजी पर मीटर, मीटर क्यूब जो था तो डेंसिटी वाला, उससे मीटर क्यूब कैंसिल हो गए, और आखिर में आपके पास क्या बच गया बच्चों, आखिर में आपके पास बच गया केजी पर सेकंड, यानी ये फॉर्मूला वैलिड था। तो आप इस तरह फॉर्मूलाज बना भी सकते हो सिर्फ और सिर्फ यूनिट पता होने की वजह से। तो आओ जल्दी से आगे चलते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अच्छा जी, अब मैं अपने आप को यहाँ रख देता हूँ। अच्छा, मास एंड वॉल्यूम फ्लो रेट, अब देखें वो जो मैं फॉर्मूला आपको पिछले पेज पर बता रहा था वो यहाँ खुद से आ गया है, मास एरिया इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। अच्छा जी, अब जल्दी से वॉल्यूम फ्लो रेट की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, द फ्लूइड वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वॉल्यूम फ्लो रेट। मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा फ्लूइड का वॉल्यूम जो पास हो रहा है क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम से, जैसे कि मास पास हो रहा था टाइम के साथ, अब वॉल्यूम पास हो रहा है टाइम के साथ इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो उसको हम वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं। और वॉल्यूम फ्लो रेट का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी भी होता है, या आप वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड कर दे तो वो वॉल्यूम फ्लो रेट बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद मास एंड वॉल्यूम फ्लो रेट आर रिलेटेड बाय, अब इन दोनों का रिलेशन किस तरह होता है, एम डॉट जो होता है वो आपके पास किसके बराबर हो जाता है, एम डॉट बराबर हो जाएगा रॉ वी डॉट के, यानी रॉ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट। और वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो आपको पता है कि
वॉल्यूम अपॉन टाइम भी हो सकता है। और रॉ अगर को हम 1/v में खोलें तो क्या बन जाएगा मास फ्लो रेट का फॉर्मूला, वॉल्यूम डॉट डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो आई होप ये आप बच्चों को क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आ गया भाई न्यूमेरिकल। अब हमने बातें तो करनी नहीं है, ठीक है, हवाओं में बातें तो हमने करनी नहीं है, फजूल थ्योरी हर कोई पढ़ा रहे हैं। हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं कॉन्सेप्ट समझने के फौरन बाद। अब आओ जल्दी से देखते हैं तुम्हें कितना समझ आए। अगर एक ही टैब खोला हुआ होगा तो समझ में आया होगा, अगर पीछे गूगल के टैब खुले हुए होंगे तो फिर जो समझा है वो भी नहीं आया होगा। आओ जल्दी से शुरू करते हैं। अ गार्डन होज अटैच विद अ नोजल इज यूज्ड टू फिल अ 10 गैलन बकेट। 10 गैलन बकेट से क्या समझ आ रहा है बच्चों तुम्हें, वॉल्यूम दे दिया उसने। उसके बाद है द इनर डायमीटर ऑफ द होज इज 2 सेंटीमीटर। जो इनर डायमीटर था होस का वो 2 सेंटीमीटर है। एंड इट रिड्यूसेस टू 0.8 सेंटीमीटर, और फिर वो रिड्यूस होकर कितना हो गया, 0.8 सेंटीमीटर हो गया एट दी नोजल एग्जिट, नोजल के एग्जिट के ऊपर। इफ इट टेक्स 50 सेकेंड टू फिल द बकेट, अगर वो 50 सेकेंड ले रहा है बकेट को भरने के अंदर, तो डिटरमाइन क्या करना है हमने, वॉल्यूम एंड मास फ्लो रेट्स ऑफ द वाटर थ्रू दी होस। हमने वॉल्यूम और मास फ्लो रेट निकालना है उसका। और फिर हमने क्या निकालना है, बी पार्ट में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब सबसे पहले जो 3 स्टेप स्ट्रेटेजी है मेरी, वो आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले इमेजिनेशन, उसके बाद लिखोगे क्या क्या गिवन है, और तीसरा जो है वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो सबसे पहले गिवन है वो वॉल्यूम गिवन है, हमने वॉल्यूम लिख लेंगे, ठीक है। और फिर हम एरिया A1 2 सेंटीमीटर था, और A2 0.8 सेंटीमीटर है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 100 से डिवाइड करके। उसके बाद इफ इट टेक्स 50 सेकेंड, अब टाइम भी गिवन है, ठीक है। डिटरमाइन क्या करना है, वॉल्यूम एंड मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर होस। अब सिचुएशन के हिसाब से आपने फॉर्मूले लगाने हैं भाई। सिचुएशन के हिसाब से किस तरह फॉर्मूला लगाना है, अब आपको वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। लेकिन क्या है यहाँ पर आपको वेलोसिटी गिवन है, नहीं गिवन है ना, तो फिर आप फौरन जाओगे दूसरे वाले फॉर्मूले पे जो कि मैंने बताया था। अगर हम जो है वो उसको क्या कहते हैं, हाँ, वेलोसिटी को, वॉल्यूम को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाता है। अब जैसा कि हमें वॉल्यूम भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो इसका मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट बच्चों यहाँ से निकल सकता है। तो 0.75 लीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। इसको आपने गैलन को लीटर में चेंज कर लिया, इसकी कन्वर्जन आप देख लीजिएगा, अभी टाइम नहीं है तो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर बच्चे बोर होते हैं, ठीक है, उनको और कुछ और भी करना होता है ना, गूगल गूगल जाना होता है। अच्छा, अब मास फ्लो रेट किस तरह निकलेगा, अब आपको देखो वॉल्यूम फ्लो रेट पता चल गया है। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट का क्या रिलेशन होता है, मास फ्लो रेट इक्वल टू रॉ इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। मास फ्लो रेट के और क्या फॉर्मूले, रॉ इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है, एरिया इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। लेकिन उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है क्योंकि वो हमें गिवन ही नहीं है। और जब हमने वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल लिया है, हमने वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल लिया, तो हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है वो वाटर की इस्तेमाल होगी यहाँ पर, ठीक है। तो डेंसिटी वाटर की 1000 kg/m³ होती है। तो रॉ इंटू वी डॉट निकाल के हम मास फ्लो रेट भी निकाल लेंगे, हमने वॉल्यूम भी निकाल लिया और मास फ्लो रेट भी निकाल लिया। अब आती है एवरेज वेलोसिटी की बारी। अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, मास फ्लो रेट इक्वल टू रॉ एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी आप वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो आओ जल्दी से उस फॉर्मूले से हम सॉल्व करके जो है वो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एरिया निकाल लिया, पहले किस तरह निकाला, हमें इनर और आउटर डायमीटर गिवन था, ठीक है, इनर और आउटर डायमीटर गिवन था। हमने D2 - D1 किया, और फिर उसको रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, D/2 होता है। तो हमने जो है वो D2 - D1 डिवाइड बाय 2 करके रेडियस निकाला। और फिर एरिया हमने किस तरह निकाला, πr², क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह कैलकुलेट होता है। और आपके पास एरिया आ गया, ठीक है। और फिर आपके पास जो था वो वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो आप अगर वॉल्यूम फ्लो रेट आप पहले निकाल चुके हो और आप एरिया से उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, वेलोसिटी आ जाएगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसके अंदर मास फ्लो रेट इक्वल टू रॉ इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी क्यों नहीं लगा, तो बच्चों वो भी लग सकता है। कैसे लग सकता है, मास फ्लो रेट तुम निकाल चुके हो, रॉ तुम्हें पता है 1000 है, ठीक है, और एरिया भी अभी तुमने निकाला ये πr² से, वहां से भी वेलोसिटी आएगी, और वहां से भी 15.1 मीटर पर सेकंड ही आएगी, जो कि इस फॉर्मूले से आएगी। अगर यकीन नहीं आता तो करके देख लेना और कमेंट में आकर मुझे बताना कि क्या सेम आई थी या नहीं आई थी। तो आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, द कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। द नेट मास ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू द नेट चेंज। नेट चेंज के बराबर हो जाता है इन टोटल मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग डेल्टा टी। अब क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल तुमने लगाया, टोटल मास एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग टाइम, टोटल मास लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग टाइम इक्वल टू नेट चेंज इन विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग टाइम। यानी मास फ्लो रेट
इन और मास फ्लो रेट आउट का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, और वो किसके बराबर होगा, नेट चेंज के बराबर होगा, यानी कितना मास फ्लो रेट के अंदर चेंज आया है। तो मास इन माइनस का मास आउट इक्वल टू डेल्टा एम सी वी हो जाएगा। और अगर इसका फ्लो रेट लें तो एम डॉट इन माइनस का एम डॉट आउट, और फिर जब चेंज निकालना है तो हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी चीज का अगर किसी रिस्पेक्ट से चेंज निकालना है, तो अभी हमें टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज निकालना है क्योंकि फ्लो रेट है। फ्लो रेट की जहां भी बात आएगी उधर टाइम की बात जरूर होगी, क्या वॉल्यूम हो, क्या मास हो, या कुछ भी हो, ठीक है, सबके नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। जैसे तुम्हारी टाइमिंग कम है ना, तो इसमें भी डेरिवेटिव में भी बहुत स्मॉल टाइम के लिए हम चेंज मालूम कर रहे होते हैं, ठीक है। देखते ही छूट जाती है, क्या बोलूं अब। where there are several locations on the boundary through which mass enter and exit, this is accounted for by summing as follows। तो डी एम सी वी ओवर डी टी इक्वल टू सिग्मा एम डॉट प्लस का सिग्मा एम डॉट आउट, ये हमारे पास टोटल मास इन आ जाएगा। आओ जल्दी से आगे चलते हैं। अब हमारे पास मास बैलेंस फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेस। अब जो असल चीज उसके अंदर समझनी है कि भाई स्टेडी फ्लो प्रोसेस होता क्या है, तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा होता। मतलब मास है तो चेंज इन मास कोई नहीं आ रहा होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टोटल मास जो होता है वो कंट्रोल वॉल्यूम में वो कभी चेंज नहीं होता, मतलब जितना जा रहा है उतना, जितना एंटर हो रहा है उतना एग्जिट भी होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, स्टडी फ्लो प्रोसेस वी आर इंटरेस्टेड इन दी मास पर यूनिट टाइम, तो एम डॉट वन या एम डॉट वन इक्वल टू एम डॉट टू हो जाता है। और एम वन डॉट का मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, रॉ एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। और अगर आप वन की बात कर रहे हो तो रॉ वन एरिया वन वेलोसिटी वन इक्वल टू रॉ टू वी टू एरिया टू। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रीम के लिए है। सिंगल स्ट्रीम मतलब जिस जो जैसे नोजिल है, नोजिल का सिंगल इनलेट है और सिंगल आउटलेट है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर क्या हो, अगर हमारे पास मल्टीपल इनलेट और आउटलेट्स होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे सबमिशन, हम ले लेंगे सबमिशन एम डॉट इन का और सबमिशन एम डॉट आउट का, यानी जितने इनलेट पर मास फ्लो रेट है उन सबका सम किसके बराबर हो जाएगा, जितने एग्जिट के ऊपर मास फ्लो रेट गिवन है उन दोनों का इक्वल रख के हम मल्टीपल इनलेट्स और एग्जिट का निकाल लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। और मैनी जो इंजीनियरिंग डिवाइसेस होती हैं जो आप यूज करोगे, ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल में दी जाएंगी, वो नोजल होगी, या तो वो डिफ्यूजर होगा, या टरबाइन होगा, या कंप्रेसर होगा, और पंप होगा। इन पांच चीजों के अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर आए तो भाई नॉन इंजीनियर को गिरबान से पकड़ लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ गई। मैंने बताया कि भाई जैसे ही हम कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। फीड वाटर हीटर ऑपरेटिंग एट स्टेडी स्टेट हैज टू इनलेट्स एंड वन एग्जिट। अब क्या है, दो इनलेट है और एक एग्जिट है। अब जल्दी से मुझे सोच के बताओ इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पहली लाइन से समझ आ गया भाई, मल्टीपल वाला लगेगा। क्या करेंगे, सबमिशन ऑफ एम डॉट लेकर इक्वल किसके रख देंगे, सबमिशन ऑफ एम डॉट आउटलेट के ऊपर। तो इनलेट के ऊपर हमारे पास दो हैं, तो एम वन डॉट प्लस एम टू डॉट किसके बराबर हो जाएगा, एम थ्री डॉट के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला ये लगेगा, वो मैंने बता दिया। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। एट इनलेट वन वाटर वेपर एंटर्स एट टी वन इक्वल टू 7 बार। इनलेट वन के ऊपर जो प्रेशर है वो 7 बार है पी वन, और टी वन 200 डिग्री है। विद अ मास फ्लो रेट, विद अ मास फ्लो रेट ऑफ 40 kg पर सेकंड, मास फ्लो रेट भी दे दिया, एम वन दे दिया उसने। एट इनलेट टू, लिक्विड लिक्विड का प्रेशर P2 और T2 40 डिग्री दे दिया, उसका एरिया दे दिया। सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट बता दी, स्टेट बता दी। एग्जिट के ऊपर क्या है कि 7 बार का प्रेशर है, विद अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V डॉट इक्वल टू 0.06 मीटर क्यूब पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लो रेट भी बता दिया। अब उसने डिटरमाइन द मास फ्लो रेट एट इनलेट टू, टू के ऊपर मास फ्लो रेट निकालना है यानी एम डॉट टू निकालना है, और एग्जिट के ऊपर मास फ्लो रेट निकालना है यानी एम डॉट थ्री निकालना है, और वेलोसिटी निकालनी है इनलेट के ऊपर यानी v1 निकालना है। एम डॉट वन हमें गिवन है। तो मैंने आपको तीन स्टेप स्ट्रेटेजी बताई है कि पहला आपने इमेजिनेशन, फिर उसको डाटा के ऊपर लिखना है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है। तो आई होप कि आपने, जब मैं सवाल पढ़ रहा था इतने टाइम में आपने डाटा बना लिया होगा, ठीक है। अगर आप कोई उल्टे सीधे काम नहीं कर रहे होंगे तो अच्छी अच्छी इमेजिनेशन करनी है भाई, ख्वाबों में करते वो वाली नहीं करनी, वरना जो है ना तुम्हारा ख्वाब नकली होंगे लेकिन सुबह माल असली निकला हुआ होता है, वो वाली हरकतें हो जाएंगी। अच्छा, एट स्टेडी स्टेट द मास रेट बैलेंस बिकम। अब मास रेट बैलेंस बिकम मैंने जैसे आपको बताया था, क्या बन जाएगा, एम वन डॉट प्लस एम टू डॉट किसके बराबर है, अपने आप को यहाँ फेंक दूंगा, अच्छा नहीं लग रहा तू भाई इधर देख ले। अच्छा, अब एम वन डॉट प्लस एम टू डॉट माइनस एम थ्री के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एम वन डॉट प्लस एम टू डॉट इक्वल टू एम थ्री डॉट हो जाएगा, और अगर मैं एम वन को उधर भेज दूँ तो नेगेटिव का हो जाएगा। एम वन डॉट हमें पता है, अब हम किस तरह निकालेंगे, आओ जल्दी से वो देख लेते हैं। भाई हमने एम थ्री डॉट किस तरह निकाला, हमें
स्टेट उसने बता दी थी हमें। मास फ्लो रेट के तीन फॉर्मूले पता है। कौन कौन से फॉर्मूले पता है? रॉ एरिया इनटू वेलोसिटी, या एरिया इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, और एक और इसका जो होता है हमारे पास रॉ वी डॉट होता है। लेकिन रॉ वी डॉट का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर हमने रॉ इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का भी काम नहीं हुआ, हमें रॉ नहीं दी हुई। तो हम क्या करेंगे, हमें उसने स्टेट बता दी, स्टेट पता चल गई है, 7 बार प्रेशर भी पता है। टेबल के अंदर जाओगे A5 के ऊपर, A5 के ऊपर जाके 7 बार है, 7 बार प्रेशर है। उसके ऊपर जाके आप वॉल्यूम फ्लो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू देख लोगे, और फिर A इंटू वी इंटू डिवाइड बाय V3 करके m.3 निकाल लोगे। A3 टेबल से हमने ये गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। जो टीचर है वो देखते तो है नहीं, बस स्लाइड भी खोल कर नहीं देखते, वो भी डायरेक्ट हमें भेज देते। मास फ्लो रेट एट इनलेट टू इज देन, अब देखो m.3 पता चल गया, m.1 पहले से सवाल के अंदर पता है, तो m.2 क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करके मैं m.2 निकाल लूंगा। यानी हमने दो चीजें निकालनी भाई, मास फ्लो रेट 3 निकाल लिया, मास फ्लो रेट 2 निकाल लिया। आसान है सवाल, कितना आसान है, आसान है नहीं बच्चे, आसान तुम्हारे लिए बना दिया तुम्हारे अननोन इंजीनियर ने, ठीक है। तो आओ जल्दी से आगे चलते हैं। अब क्या निकालना है हमने, वॉल्यूम वेलोसिटी निकालनी थी एग्जिट के ऊपर। अब वेलोसिटी के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट का हमें गिवन ही नहीं है, तो वो वाला फॉर्मूला क्या हो गया, कैंसिल। जैसे बाद मुस्तफा करते हैं ना, कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास है रॉ m.इक्वल टू रॉ इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। रॉ हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम यूज करें, एरिया इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय वी, तो हमें पता है मास फ्लो रेट हमें सवाल में गिवन था, सॉरी हम m2 हमने खुद निकाला है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम हम देख लेंगे, कहाँ पर जाकर देख लोगे, हमें टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, ठीक है। टेबल A4 पे 40 डिग्री के ऊपर जाकर आप देख लोगे V2 की वैल्यू, और उसको जो है वो वेलोसिटी के हिसाब से फॉर्मूला अरेंज किया यहाँ पर, और यहाँ पे हमने वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट कर ली। आई होप ये सवाल क्लियर होगा भाई। सो जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या किया हमने, सबसे पहले हमें जो है वो मास फ्लो रेट निकालना था, इनलेट 2 के ऊपर m.2 निकालना था, m.3 निकालना था, और वेलोसिटी निकालनी थी V2 यानी इनलेट 2 के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि भाई मल्टीपल इनलेट्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लेते हैं हम, सबमिशन ले लेते हैं किसका, m डॉट इनलेट के साथ इक्वल टू m डॉट आउटलेट के साथ। अब इनलेट के ऊपर दो थे, तो m1 डॉट प्लस m2 डॉट किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, m3 डॉट के बराबर आ जाएगा। और फिर अगर आपको मास फ्लो रेट m.2 निकालना है, m.2 जो है वो आप जो है वो पहले m.3 निकाल लेते हैं। m.3 आपने किस तरह निकाला, आपको उसने स्टेट बता दी थी, सैचुरेटेड लिक्विड थी। 7 बार A5 के ऊपर जाकर आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू देख ली, और एरिया इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम करके आपने जो है वो निकाल लिया, और फिर उसको माइनस कर दिया। किससे माइनस किया, ये देख सकते हैं आप, आपने इसको माइनस किया जो है वो उससे, वॉल्यूम फ्लो रेट निकाला, उसके बाद आपने इसको माइनस किया। हाँ चला गया भाई, ये रहा। उसके बाद आपने जो है वो इसको माइनस कर दिया m.1, जो m.1 से जो आपको सवाल के अंदर गिवन था, तो आपने m.2 निकाल लिया। उसके बाद आपने V2 किस तरह निकाला, आपने मास फ्लो रेट m2.2 निकाल लिया था आपने, तो रॉ इंटू एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2 करके आपने V2 के लिए अरेंज किया, और वहां से आपने वेलोसिटी निकाल ली। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं जल्दी से। अच्छा जी, अब थोड़े से स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं जल्दी से, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। स्पेशल केसेस में क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। The conservation of mass can be related simplified even further when the fluid is incompressible, which is usually the case for liquid. केस फॉर लिक्विड के अंदर क्या होगा, V डॉट इन इक्वल टू V डॉट आउट हो जाएगा। स्टेडी फ्लो में क्या हो रहा था, M डॉट इन इक्वल टू M डॉट आउट हो रहा था, यहाँ पर V डॉट इन इक्वल टू V डॉट आउट हो जाएगा। और यहाँ पर सिंगल स्ट्रीम के लिए V डॉट वन इक्वल टू V डॉट टू होगा, लेकिन अगर मल्टीपल होंगी तो आप क्या ले लेंगे उसका, जैसे हमने मास फ्लो रेट में सबमिशन लिया था, तो V डॉट इन का सबमिशन ले लेंगे किसके साथ, V डॉट आउट के साथ उसका सबमिशन ले लेंगे। तो आओ जल्दी से आगे चलते हैं, एयर कंप्रेसर की बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, कहाँ रखूँ अपने आप को, दिल तो चाह रहे फ्रेम से ही निकाल दूं, ताकि फ्रेम साफ हो जाए। अच्छा सी, कंट्रोल वॉल्यूम इन्वॉल्व मास फ्लो across their boundary and some work is required to push mass into or out of control volume. This work is called flow work और flow energy। ठीक है, फ्लो वर्क और फ्लो एनर्जी आपको समझ आ गया। कंट्रोल वॉल्यूम इन्वॉल्व करता है मास फ्लो बाउंड्री के अक्रॉस, और कुछ वर्क उसको चाहिए होता है इसके लिए, ताकि मास को वो पुश कर सके कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर और उससे बाहर निकाल सके। तो उस वर्क को जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं फ्लो वर्क या फ्लो एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कंसिडर अ फ्लूइड एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम कंसिडर किया, ठीक है।
इमीडिएट फ्लूइड इमीडिएटली अपस्ट्रीम फोर्सेस दिस फ्लूइड एलिमेंट टू एंटर इमेजिनरी पिस्टन। और इफ फ्लूइड इज प्रेशर इज पी, तो आपने एक वर्क फ्लो का फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा आइसोथर्मल वो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वर्क फोर्स इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर वहां से आप फोर्स निकालना चाहो तो क्या हो जाएगी, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगी। अगर मैं यहाँ एफ की जगह प्रेशर इंटू एरिया पुट करूंगा तो पी ए एल हो जाएगा। और एरिया इंटू लेंथ यानी मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर क्यूब बनता है, यानी वो वॉल्यूम के बराबर हो सकता है। तो फाइनल फॉर्मूला जो वर्क फ्लो का हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम। आई होप इट इज क्लियर। बस इसमें यही याद रखने वाली बात है भाई, फजूल चीजों में मत पढ़ना, वैसे भी टाइम कम है और भी काम करने होते हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं होता। फ्लो वर्क एंड द एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, अब यहाँ पर आप देख सकते हो वर्क फ्लो। अगर हम वर्क फ्लो पीवी है और अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास वर्क फ्लो भी स्पेसिफिक वर्क फ्लो होगा, यानी कि किलो जूल पर केजी हो जाएगा। और अगर सिर्फ सिंपल वर्क फ्लो की बात करें तो किलो जूल हो जाएगा। बस इसमें भी आपने यही याद रखना है। उसके बाद हमारे पास एनर्जी एनर्जी की बात होती है। अब जो एनर्जी थी सिंपल एनर्जी, वो हमारे पास क्या होती थी, यू प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता था, ठीक है। और यू जो है वो इंटरनल एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, लेकिन स्पेसिफिक ई है, स्पेसिफिक ई है मतलब मास से डिवाइड हुआ ई है। तो जब हाफ एम वी स्क्वायर को मास से डिवाइड करेंगे तो एम से एम कैंसिल, यानी सिर्फ वी स्क्वायर बाय टू बचेगा। पी को जब मल्टीप्लाई करें, पी को जब डिवाइड करेंगे एम जी एच को, तो वो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ जी जेड या जी एच, कुछ भी आप लिख लो। और इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर केजी। लेकिन उसकी दूसरी तरफ जब हम उसके दूसरी तरफ जब हम एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, जैसे हमने वर्क फ्लो पढ़ा है, फ्लोइंग फ्लूइड की बात करते हैं, तो उसकी उसकी एनर्जी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप थीटा बोल रहे हो तो ठीक है, थीटा बोलो कुछ भी बोलो, बस रिप्रेजेंट इससे करते हैं। और इसमें और एनर्जी एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड और एनर्जी ऑफ अ नॉन फ्लोइंग फ्लूइड में बस एक चीज का डिफरेंस है, वो आ जाएगा यहाँ पर वर्क फ्लो आ जाएगा, और वर्क फ्लो पीवी के बराबर होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया पीवी प्लस ई। ई की जगह हम पूरा ये यू प्लस के ई प्लस पीई पुट कर देंगे, तो आपको पता है कि यू प्लस पीवी किसके बराबर होता है बच्चों, ये आपने बचपन से पढ़ा है, एंथैल्पी के बराबर होता है। तो अगर इसका फाइनल फॉर्मूला देखें तो एच जो है वो प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस डी जेड हो जाएगा, यानी सब कुछ स्पेसिफिक आ जाएगा। और थीटा का फाइनल फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा हमारे पास, एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड। आई होप इट इज क्लियर। इसमें भी बस यही याद रखने वाली चीज है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आओ जल्दी से इसका आगे चलते हैं। अच्छा, अब अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट बाय मास की जब हम बात करते हैं तो हम ई मास किस तरह निकाल रहे होते हैं, जो टोटल एनर्जी होती है। भाई क्या करेंगे, पहले स्पेसिफिक एनर्जी है ना, उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। अगर हमें टोटल एनर्जी फ्लोइंग फ्लूइड की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मास इंटू थीटा। और अगर हमें एनर्जी ऑफ नॉन फ्लोइंग फ्लूइड निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास इंटू ई स्मॉल ई। ठीक है, क्या कहा मैंने, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर हमें फ्लोइंग फ्लूइड की एनर्जी निकालनी है टोटल एनर्जी, तो हम मास इंटू थीटा करेंगे। और अगर हमें नॉन फ्लोइंग की निकालनी है तो मास इंटू स्मॉल ई करेंगे। और अगर हमें मास फ्लो एनर्जी फ्लो रेट निकालना है, ई डॉट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एम डॉट थीटा कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एम डॉट थीटा आ गया, और थीटा की जगह हम क्या करेंगे, एच प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस जी डी कर देंगे। व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड स्ट्रीम आर नेग्लिजिबल, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो का इक्वल है, तो जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो एम एच हो जाएगा ई मास के लिए। और अगर ई डॉट की बात हो रही है तो एम डॉट एच हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा होगा कि मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही होगी, इसलिए तो मैं यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, ये स्लाइड जो होती है ना पढ़ने के लिए होती है, समोसे रख के खाने के लिए नहीं होती। आओ जल्दी से आगे चलते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। हाँ, अब देखो एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टडी फ्लो सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम एमसीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ईसीवी इक्वल टू कांस्टेंट। मास एन जो है वो कांस्टेंट है और मास आउट भी कांस्टेंट रहेगा। मैनी इंजीनियरिंग सिस्टम सच एज पावर प्लांट ऑपरेट अंडर स्टेडी कंडीशन, ज्यादातर जो चीजें होती हैं जैसे टरबाइन हो गया, पावर प्लांट्स हो गए, सब स्टेडी कंडीशन के अंदर होती हैं, यानी कंट्रोल वॉल्यूम होता है। उसके बाद है मास एंड एनर्जी बैलेंसेस फॉर स्टडी फ्लो रेट, ई डॉट एम डॉट वन इक्वल टू एम डॉट टू, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन भी आपको पता है कि ई डॉट इन माइनस का ई डॉट आउट इक्वल टू डी ई डिवाइड बाई डी टी, यानी हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। और अगर स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो में ये एनर्जी का जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों,
जीरो कहाँ चला गया, स्टडी का जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई डॉट इन माइनस का ई डॉट आउट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ई डॉट आउट को वहां भेज दूँ तो ई डॉट इन किसके बराबर आ जाएगा, ई डॉट इन के, अपने आप को यहाँ फेंक देता हूँ। अच्छा, अब ई डॉट इन जो है वो क्यू डॉट इन प्लस वर्क डॉट इन प्लस का मास डॉट इन एच प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस जी डी हो जाएगा इक्वल टू क्यू डॉट आउट प्लस वर्क डॉट आउट, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर स्टडी है तो क्यू इन भी जीरो, वर्क इन भी जीरो, और बाकी सारी चीजें जीरो। ठीक है, बस तुमने याद ये रखना है, जो चीज नहीं गिवन वो जीरो कर देनी है। ठीक है, पेलम पानी वाले तरीके हैं, याद रखना बस। अच्छा, अब देखो, एनर्जी बैलेंस रिलेशन विद साइन कन्वेंशन दैट इज हीट इनपुट एंड वर्क आउटपुट आर पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम डॉट, ये इन्होंने अरेंज कर दिया फॉर्मूला। अरेंज किस तरह की है कि सारी जो मास फ्लो रेट की जो इक्वेशन थी, इनलेट वाली और एग्जिट वाली, उनको साथ भेजकर मास फ्लो रेट कॉमन ले लिया, क्योंकि मास फ्लो रेट थ्रू आउट सिस्टम क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। और बाकी फिर एच टू माइनस एच वन और वी वन का स्क्वायर माइनस वी वन, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई टू हो गया, और जेड जी जी टू माइनस डी वन हो गया। अगर इसको आप स्पेसिफिक कर दो, स्पेसिफिक करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, मास से डिवाइड कर देते हैं, तो स्मॉल क्यू माइनस का स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, और ये आ जाएगा। और इसके आप यूनिट भी देख सकते हो, जूल पर केजी होता है। ठीक है, जूल पर केजी होता है इसका यूनिट, और उसको जूल को हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। जल्दी से आगे चलते हैं। अब मोस्ट कॉमन जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम इंजीनियरिंग डिवाइसेस है, नोजल हो गई, डिफ्यूजर हो गई, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है, वो भी देखा करें यूट्यूब के अंदर वीडियोस। ठीक है, जहाँ दूसरी वीडियोस देख रहे हो तो वेबसाइट खाली कर रहे हो तो ये भी वीडियोस देख लिया करो, काम ही आएंगी। अच्छा जी, अब सम स्टडी इंजीनियरिंग डिवाइसेस आप देख सकते हैं, ये मैनी इंजीनियरिंग डिवाइसेस, ये भी जो है ना आपका सब थ्योरी वाली चीज है। और एनर्जी बैलेंस आ गई। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ। नोजल में मैंने आपको बताया था कि V1 और V2 के अंदर क्या पड़ा होगा बच्चे, एग्जिट पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी नोजल एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, वेलोसिटी को इंक्रीज करती है और प्रेशर को डिक्रीज करती है, यानी V2 बड़ा हो जाएगा V1 से, लेकिन प्रेशर P1 बड़ा होगा P2 से। और डिफ्यूजर क्या करता है, डिफ्यूजर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर इंक्रीज करती है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर देती है। तो V1 बड़ा होगा V2 से। और यहाँ पर आप देख सकते हो ई डॉट इन इक्वल टू ई डॉट आउट, इनके लिए डिफ्यूजर और नोजल के लिए सारे जो चेंज होते हैं वो जीरो के इक्वल होते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, क्यू डॉट इन भी जीरो हो जाएगा, वर्क डॉट इन भी जीरो हो जाएगा। रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, वो भी इस वजह से रहेगी क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी क्या रहती है, वेलोसिटी मतलब चेंज होती है ना, या तो बढ़ती है या कम होती है। डिफ्यूजन में भी यही सीन है, नोजल में भी यही सीन है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, इंडिया के ऊपर अगर मुझे छोड़ दें तो पूरे उनके खेत वेत सब तबाह हो जाएंगे, इतना नोजल के अंदर प्रेशर है। ठीक है, पानी पानी हो जाएगा, पूरा मुल्क डूब जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एम डॉट एच वन प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू एम डॉट एच टू प्लस वी टू स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा इन दोनों के न्यूमेरिकल के अंदर, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल अगर इस स्लाइड में आए तो सॉल्व भी कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। देखो आ गया न्यूमेरिकल, भाई बोला है ना, जो चीजें पढ़ते हैं उसके बाद फौरन न्यूमेरिकल करते हैं, जब तो बच्चे मेरे लेक्चर्स को प्रेफर करते हैं दूसरे टीचर्स पे, क्योंकि मैं बकवास बातें नहीं करता, कॉन्सेप्ट के फौरन बाद क्या लेके आता हूँ, न्यूमेरिकल लेकर आता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, एयर एट 10 डिग्री 80 kPa enters the diffuser of a jet engine straightly with a velocity of 200 मीटर पर सेकंड। बात किसकी हो रही है, डिफ्यूजर की हो रही है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा, द इनलेट एरिया ऑफ द डिफ्यूजर इज 0.4 मीटर स्क्वायर, the air leaves the diffuser with a velocity that is very small with compared to the inlet velocity। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजर क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो देखो सवाल में खुद भी उसने वैसे बताया हुआ है, लेकिन हमें खुद भी पता होना चाहिए कि वेलोसिटी के क्या कर देगा, एग्जिट के ऊपर ये डिक्रीज कर देगा, मतलब ऊपर से जाते हुए तो वेलोसिटी ज्यादा होगी और फिर एग्जिट पर कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजर का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके का होता है ना, ऐसे करके बना हुआ होता है ये। ठीक है, यूं होता है इसका जो पहले जो इनलेट है वो बड़ा होता है और जो आउटलेट है वो छोटा हो जाता है। अब क्यों छोटा हो जाता है ये हमें ये यहाँ नहीं बता सकते। ठीक है, अच्छा, अब इनलेट के ऊपर वेलोसिटी क्या आती है हमारे पास, 200 मीटर पर सेकंड थी, और एरिया भी दे दिया 0.4 मीटर स्क्वायर, 10 डिग्री और 80 kPa भी बता दिया। अब हमने मास फ्लो रेट निकालना है, मास फ्लो रेट के लिए क्या करेंगे, मास फ्लो रेट का क्या फॉर्मूला है, रॉ इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर तो हमें रॉ पता ही नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, रॉ को, एक और फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। हमें टेम्परेचर भी पता है और प्रेशर भी पता है, हम इन दोनों से क्या, इसका टेबल से हम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आओ जल्दी से हम इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने देखो अच्छा, इन्होंने स्पेसिफिक वॉल्यूम को पीवी इक्वल टू आरटी से कैलकुलेट कर लिया है। आरटी से क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें टेम्परेचर गिवन था ना 10 डिग्री, तो हमने उसको केल्विन में चेंज करके 283 कर दिया अपने आप को यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पर पीवी इक्वल टू आर टी से हमने वी निकाल लिया, ठीक है। और फिर हमने जो है वो मास फ्लो रेट इक्वल टू V1 A1 डिवाइड बाई V1 करके हमने मास फ्लो रेट निकाल लिया। आई होप इट इज क्लियर होगा। अब मास फ्लो रेट के बाद हमने क्या निकालना था बच्चों, इसके बाद हमने टेम्परेचर निकालना था, जो डिफ्यूजर छोड़ के जा रहा है जितने टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर होगा। तो हमने क्या किया, अंडर स्टेटेड assumptions and observation, the energy balance for this steady flow system can be expressed in the rate form as E dot in माइनस का E dot out इक्वल टू डी ई सिस्टम डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया स्टेडी फ्लो में क्या हो जाता है बच्चों, ये जीरो हो जाता है, तो E डॉट इन माइनस का E डॉट आउट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हमने लगा दी। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि भाई डिफ्यूजर और नोजल के अंदर क्या होता है, सारे चेंजेस जीरो हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के अलावा। तो जो फाइनल हमारे पास ई डॉट इनका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम डॉट H1 प्लस का V1 स्क्वायर डिवाइड बाई टू। और इसी तरह आउट का क्या हो जाएगा, एम डॉट H2 प्लस का V2 स्क्वायर डिवाइड बाई टू। और आप देख सकते हैं यहाँ हमने H2 के लिए इसको अलग कर लिया। H2 क्यों निकाला है, H2 इसलिए निकाला है ताकि हमें इंथैल्पी पता चल जाए, और उस स्पेसिफिक इंथैल्पी के ऊपर हम क्या देख लेंगे, टेम्परेचर देख लेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर होगा आप लोगों को। सो आपको जो है वो ये सवाल खत्म हो गया। गैस यहाँ पर ये सवाल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब H2 आपने किस तरह निकाला, H1 आपने कहाँ से देखा, H1 आपने जो आपको 10 डिग्री गिवन था उसको आपने कन्वर्ट करके 283 डिग्री के ऊपर H1 देख लिया। और फिर आपने V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई टू कर दिया। और फिर ये किस में था, किलो जूल पर केजी में था। तो हमें किस में चाहिए होता है आंसर बच्चों, हमें जूल पर केजी में चाहिए होता है, वो सॉरी मतलब जूल पर केजी में गिवन होता है, ठीक है, जूल पर केजी इसका यूनिट होता है। तो किलो जूल है, तो किलो जूल में करने के लिए हम 1000 से इसको डिवाइड जरूर करेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि जूल पर के जो केजी होता है वो मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का होता है, लेकिन अब किलो जूल पर केजी है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके लिए किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो H2 की वैल्यू 303.14 आ गई, ठीक है, 303.14 आ गई। और फिर हमने इस 303.14 के ऊपर टेबल A17 के अंदर जाकर हमने इस इंथैल्पी के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अच्छा सर A17 पे क्यों है, A5 A4 या A13 पे क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ना इसमें स्टीम का क्लियर था ना वाटर का। हमें पता ही नहीं था कि वाटर है, स्टीम है या रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट होता तो A11 12 13 वाले होते, अगर वाटर होता फॉरवर्ड 5 और 6 वाले होते। लेकिन हमें स्टेट क्लियर नहीं थी, तो इसलिए 17 पे जाकर हमने थैलेपी के ऊपर इसकी वैल्यू देख ली। आई होप ये सवाल आपको क्लियर होगा। बहुत मिलियंस का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इतना कॉन्सेप्ट के भाई तुम्हारे मुल्क का पूरा कर्जा अदा हो जाएगा। ये तुमने कर लिया तो कोई भी सवाल तुम गलत नहीं करके आओगे। अच्छा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम एग्जाम्पल 5.1 से 5.6 तक, और प्रॉब्लम 5-13 19 27 35 54। अगर लेक्चर समझ आया है तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये भी सॉल्व करवाऊं तो मुझे कमेंट के अंदर जल्दी से बहुत ज्यादा प्यार बरसा दो, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपका भाई मोटिवेट हो सके और फिर मैं इस पर भी वीडियो बना सकूं। वैसे तो पाकिस्तान इंडिया में तुम लोग लाइक कमेंट में लगे हुए ही थे, ठीक है, फजूल का कमेंट कर रहे थे। लड़कों लौंडों को जब पता चला कि भाई पायलट को पकड़ लिया है तो उसकी तस्वीरें देखने जाकर, सही है, तो ऐसे काम जब कर रहे होते हो ना और फिर तस्वीर देखने ना मजा नहीं आया, ठीक है। नहीं नहीं, इन लोगों के लिए वो पायलट अनुष्का को बनाकर भेजते, फिर उसको ये रख लेते। अभी तो कह रहे हैं ना कि वापस भेज दो, गंद को जो है वो डस्टबिन में ही रखा जाए तो अच्छा है, इंडिया में फेंका है। लेकिन अगर अनुष्का आती तो उसको ये अच्छे से कबूल लेते भाई। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे भाई जिनके अंदर बहुत ज्यादा, मैंने डेडिकेशन पाई, कहने लगे हमें छोड़ो हम इंडिया जाके लड़ेंगे। मैंने कहा वाह यार क्या डेडिकेशन है। मैंने जब पूछा वहां जाके क्या करोगे तो कहने लगे विराट कोहली के घर जाएंगे। मैंने कहा विराट कोहली के घर जाने, चलो बैट वगैरह लेना होगा। मैंने पूछा क्या लेने जाओगे, तो जब पूछा गया तो सूरत हाल कुछ और ही थी, यहाँ बता नहीं सकता क्या लेने गए थे। अच्छा, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा और काफी ज्यादा आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। सो
अननोन इंजीनियर को अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर ये समझ आया है तो मेरे भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो, प्यार बरसाओ, मुझे जो है वो आगे बढ़ाओ, ताकि आपका भाई जो है वो इसी तरह अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।